Hey, what's up guys? Welcome back once again. तो कहानी की शुरुआत 21 मई 1962 से होती है, जहां एक इटालियन शिप MS एंटोनियो ग्राजा पर बहुत से पैसेंजर डांस कर रहे हैं। उस वक्त वहां फ्रांसिस्को नाम का एक सिंगर एक बेहतरीन सॉन्ग को गा रही है। अब उस वक्त उस शिप पर बहुत सारे पैसेंजर मौजूद हैं और उन्हीं में कैटी हार्डवुड नाम की एक बच्ची भी होती है। शिप का कैप्टन सभी पैसेंजर को ग्रीट कर रहा है, तभी वो कैटी को भी डांस फ्लोर पर लेकर आता है। लेकिन इसी वक्त अचानक कोई अननोन आदमी शिप का एक लीवर नीचे खींच देता है, जिससे कि एक तेज वायर पूरे शिप पर से निकलता है और उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि वो वहां डांस कर रहे सभी लोगों की बॉडी बीच में से काट देता है। ये हादसा इतना भयानक था कि उन लोगों को यह एहसास ही नहीं होता कि कब वो दो टुकड़ों में बट गए। कैटी ये सब देख रही होती है कि तभी उसके साथ डांस कर रहे कैप्टन का भी सर कटकर उसके सामने गिर जाता है। इन सब से वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। अब इसके बाद कहानी 40 साल बाद प्रेजेंट में आती है, जहां कैप्टन सीन मर्फी और उनके क्रू मेंबर मॉरीन, एप्स, ग्रीर, डॉजर, मंडर और सैंटोस एक खोई हुई शिप को समुद्र से बाहर ला रहे हैं। लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि उस शिप पर एक होल है, जिस वजह से वो कितनी भी कोशिश कर ले उसे किनारे तक नहीं ला पाएंगे। और तब उसे चेक करने के लिए एप्स वहां जाती है। उस वक्त कैप्टन उसे वापस आने का ऑर्डर दे रहे होते हैं, पर एप्स का मानना था कि वो पिछले 6 महीने से उस शिप को ढूंढ रहे हैं और वो उसे ऐसे जाने तो नहीं देंगे। इसके बाद वो उस होल तक जाती है और एक मेटल प्लेट से बंद करने की कोशिश करती है। उसकी मदद के लिए डॉज और मंडर भी वहां आते हैं और इस तरह वो उस होल को बहुत ही कम टाइम में बंद कर देते हैं। इस खुशी में वो शाम को पार्टी करते हैं, जहां कैप्टन उस शिप से मिले सभी पैसों को बराबर के हिस्सों में बांट देते हैं। अब वो सभी पार्टी कर रहे होते हैं कि तभी वहां जैक नाम का एक आदमी आता है। वो कैप्टन मर्फी को अकेले बात करने के लिए बुलाता है, पर कैप्टन उसे सभी के सामने बात करने के लिए कहता है, जिस पर वो उन सभी को एक जहाज की फोटो दिखाता है और बताता है कि वो एक वेदर सर्विस पायलट है। कुछ दिनों पहले उसने प्लेन से उस शिप को देखा था। वो ये भी बताता है कि उस शिप को जो भी किनारे तक लाएगा वो शिप उसकी हो जाएगी। इसके बाद वो कैप्टन से उस शिप को ढूंढने के लिए कहता है और खुद उसके 20% हिस्से की डिमांड करता है। अब कैप्टन मर्फी से उन लोगों को थोड़ा टाइम देने के लिए कहता है और उसके जाने के बाद वो अपने क्रू मेंबर से इस बारे में बातचीत करता है। अब यहाँ वो शिप काफी बड़ी थी, जिसका मतलब था उन्हें काफी कुछ मिल सकता है। लेकिन कैप्टन अब उन्हें दोनों पॉसिबिलिटीज को समझाने के लिए कहता है, क्योंकि समुद्र इस बात का कभी दावा नहीं करता कि हमेशा सब कुछ अच्छा ही होगा। उस वक्त ग्रीर उस ऑफर के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि अगले महीने उसकी शादी थी। इसे लेकर वो काफी सीरियस होता है और एक बार वो चले गए तो न जाने कब वो लोग वापस आएंगे। पर कैप्टन मर्फी कहता है उन्हें करोड़ों रुपए का फायदा हो सकता है और वो पैसे भी इक्वल में बटेंगे, तो ये सुनकर वो मान जाता है। अब इन सब के बाद जैक फेरीमैन को बुलाया जाता है और उसे 10% के साथ एडजस्ट करने के लिए कहता है, जिस पर वो एग्री हो जाता है। लेकिन उसकी एक कंडीशन थी, वो भी उनके साथ जाएगा। ये बात कैप्टन को सही नहीं लगती, पर उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इस मीटिंग के बाद वो लोग निकल जाते हैं समुद्र में उस शिप को ढूंढने के लिए। जैक भी उस वक्त उनके साथ ही होता है, पर उसे अजीब सा लग रहा था, क्योंकि वो इसके पहले कभी किसी जहाज पर नहीं गया। उस वक्त सैंटोस शिप चला रहा होता है और बाकी के लोग मजे कर रहे होते हैं। एप्स ग्रीर के बाल काट रही थी और तभी जैक उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही है, जिस पर वो कहती है कि समुद्र ही उसकी जिंदगी है और वो लोग उसका परिवार है। तभी अचानक सैंटोस को कुछ गड़बड़ लगती है। इस वजह से वो कैप्टन को केबिन में बुलाता है और वो उसके सामने खड़ी शिप देखने के लिए कहता है। हालांकि कैप्टन को कुछ भी दिखाई नहीं देता, पर फिर भी वो अपने शिप आर्कटिक वॉरियर से एक रेडियो सिग्नल भेजने की कोशिश करता है, ताकि अगर कोई शिप आसपास हो तो उससे रिस्पॉन्ड करे। पर उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, इस वजह से वो आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन तभी अचानक उनके शिप के आगे आ जाती है MS एंटोनियो ग्राजा, जिसे देखकर सैंटोस तेजी से अपनी शिप को 90 डिग्री घुमाता है। उस रफ्तार की वजह से शिप का सारा सामान नीचे गिर जाता है। इसके बाद सभी लोग केबिन में आते हैं। वो ये बात समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर इतनी बड़ी शिप उनके सामने एकदम से अचानक कैसे आ गई। और जब कैप्टन को पता चला कि वो MS एंटोनियो ग्राजा है, तो वो हैरान रह गया, क्योंकि वो शिप तो पिछले 40 सालों से गायब है और न जाने कितने लोग उसे ढूंढने की कोशिश में लगे। अब इतनी बड़ी शिप को देखकर बाकी लोग खुशी से पागल हो जाते हैं। बेहद पुरानी होने के बावजूद वो शिप अब भी काफी ठीक है। इस वजह से बिना देरी किए कैप्टन और उसके बाकी साथी शिप पर चले जाते हैं। अब जैक भी उनके साथ आने की कोशिश करता है, लेकिन कैप्टन उसे ग्रीर के साथ शिप में रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसकी जान के ऊपर खतरा हो सकता है। इसके बाद बाकी लोग शिप में एंटर करते हैं। शिप अभी भी उसी कंडीशन में थी जब वो आखिरी बार पलटी थी। सभी जगह शराब की बोतल पड़ी हुई है कि तभी अचानक मंडर देखता है कि एक क्लॉक अभी भी चल रही है और जैसे ही वो उसे छूता है वो जोर से पेंडुलन उसका बजने लगता है, जिससे वो सभी पहले तो घबरा जाते हैं, फिर हंसने लगते हैं। असल में दोस्तों वो शिप अंदर से काफी हॉन्टेड लग रही थी, लेकिन इसके बाद वो उसे एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। वहीं ग्रीर कंटिन्यूसली कैप्टन से रेडियो के थ्रू बात कर रही थी।
तभी कुछ देर बाद उसका कनेक्शन उससे टूट जाता है, जो कि बहुत ही अजीब था। इसके बाद आगे वो लोग शिप के ब्रिज की तरफ बढ़ते हैं। वो आगे ही चल ही रहे होते हैं कि इतने में अचानक शिप का बेस टूट जाता है और मंडर वहां से लटकने लगता है। वो वहां से गिरने ही वाला होता है कि तभी एप्स आकर उसे बचा लेता है। ऐसा करते वक्त उसे कैटी दिखाई देती है जो उसे ही घूर रही थी। अब ये काफी अजीब था, इसीलिए एप्स दोबारा उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो उसे कहीं दिखाई नहीं देती। इन सब के बाद वो लोग शिप के केबिन में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि शिप का सारा ऑयल खत्म हो चुका है। उसका इंजन भी खराब है, जिसका मतलब था कि वो लोग उसे लेकर वहां से नहीं जा सकते। दूसरी तरफ कैप्टन मर्फी शिप के ब्लूप्रिंट ढूंढने लगते हैं। इस बीच सेंटोर को वहां एक डिजिटल वॉच मिलती है, पर यह भी काफी अजीब था क्योंकि 40 साल डिजिटल वॉच तो थी ही नहीं, जिसका मतलब था कि वो लोग पहले नहीं हैं जो शिप पर आए। खैर इन सब के बाद वो लोग डेक पर वापस आते हैं, जहां कैप्टन इस बात से खुश था कि उन्हें शिप पर कुछ भी अजीब नहीं मिला। जब बाकी लोग उसकी इस बात का मतलब पूछते हैं तो वो बताता है बहुत साल पहले मैरी सेलेस्टी नाम का एक जहाज था जो कि सिविल वॉर के टाइम पर चार्लेस्टन से चली थी और उसे कार्गो लेकर लंदन पहुंचना था, लेकिन उसके जाने के 2 महीने बाद वो कुछ मछुआरों को मिली थी ट्रिपोली में। वो शिप बहुत ही तेज रोक नहीं सकता था और जब वो मछुआरे वहां गए तो उन्हें उसमें कुछ भी नहीं मिला। उसमें ना कोई कैप्टन था ना कोई क्रू। असल में वो शिप चलने के 60 दिनों बाद ही जल गई थी। इसके बाद भी उसने पूरे समुद्र में 4700 किलोमीटर ट्रैवल किया और सोचने वाली बात ये थी कि जब जहाज को कोई चला नहीं रहा था तो आखिर वो शिप चल कैसे रही थी। अब कैप्टन की ये कहानी बाकी के क्रू मेंबर को बहुत ही बकवास लगती है, लेकिन कैप्टन उन्हें याद दिलाते हैं कि वो उनसे कई सालों पहले से समुद्र में है, उनसे बहुत ही अजीब चीज देखी है वहां पर, इसीलिए उन्हें किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इन सब के बाद रात में एप्स अकेले खड़ी होती है और तभी वहां जैक आता है। वो उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ, जिस पर वो उसे कैटी के बारे में बताता, थोड़ा सा सहारा देता है और इसके बाद वो सोने चला जाता है। अगली सुबह एप्स और कुछ लोग उस शिप को चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि एंटोनियो में नीचे एक बहुत ही बड़ा होल है, वो डूब रही है, जिसका मतलब था उनके पास बस 3 दिन है उसे किनारे तक ले जाने के लिए। इस वजह से सभी सोचने लगते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। पहला प्लान था वो उसे एंकर की मदद से खींच लेंगे, पर उस शिप में एंकर तो है ही नहीं, इस वजह से उन्हें उसे चला कर ही ले जाना होगा। इसके बाद मंडर उस शिप ब्लूप्रिंट निकालता है और सभी लोग अपने अपने काम बांट लेते हैं। उन्हें 3 दिन में बहुत कुछ करना था, जिसे देखकर ग्रीर उस प्लान को ड्रॉप करने के लिए कहता है, लेकिन जब कैप्टन कहता है कि उन्हें उस शिप के 7 करोड़ मिल सकते हैं तो वो बहुत ही तेजी से काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद एप्स सभी को काम बांट देती है और इस तरह से 3 टीम बन जाती है, पर सैंटोस को अकेले इंजन को ठीक करने के लिए भेज दिया जाता है, जिससे उसे थोड़ा गुस्सा आता है, पर वो अपना काम करता रहता है। वहीं मंडर और डॉज शिप के आगे की तरफ काम के लिए जाते हैं। कैप्टन मर्फी और ग्रीर एक साथ शिप को एक्सप्लोर करने में लग जाते हैं, जिसे लास्ट में बचते हैं एप्स और जैक। सभी लोगों के पास एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए रेडियो होता है। इसके बाद सभी काम करना शुरू कर देते हैं। जब मंडर और डॉज आगे जा रहे होते हैं तो वो ऐप से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, जिसे उन्हें लगता है कि शायद ये उसका कोई मजाक। इस वजह से वो आगे बढ़ते रहते हैं। वहीं कैप्टन और ग्रीर भी शिप को एक्सप्लोर कर रहे थे। तभी उन्हें शिप के कैप्टन का केबिन दिखता है, जिसमें कैप्टन मर्फी अकेले जाता है, जिससे कि वो और ग्रीर दोनों अलग हो जाते हैं। अब जब कैप्टन उस कमरे में देख रहा होता है तभी उसे वहां एक वाइन का ग्लास दिखाई देता है, जिसे देखकर वो उसे पीने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां उसे लगे मिरर में शिप के कैप्टन की शक्ल दिखने लगती है, जिससे वो घबरा जाता है और उसके हाथ से वो वाइन का ग्लास गिरकर टूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रीर अंधेरे में डरते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी उसे एक लड़की की गाने की आवाज आती है। वहीं एप्स घूमते हुए एक रूम में पहुंचती है जहां उसे एक स्विमिंग पूल दिखता है। वहां वो देखती है कि उस पूल में बहुत सारी बुलेट्स पड़ी हैं। वो उसे देखकर वापस आ रही होती है कि तभी उसे वापस से कैटी दिखती है, जिससे वो पूल में नीचे गिर जाती है और उसके सर में चोट आने से उसका बहुत सारा खून बहने लगता है। लेकिन सही समय पर वहां जैक आ जाता है और उसे वक्त रहते उसे बाहर निकाल लेता है, लेकिन उसका खून एक होल के पूल के अंदर चला जाता है। तभी हम यहाँ एक बहुत ही अजीब सी चीज देखते हैं। पूल में मौजूद सभी बुलेट में बाकी के होल से खून निकलने लगता है और वो पूरा पूल खून से भर जाता है, पर ये सब जैक और एप्स नहीं देख पाते। इस वजह से वो आगे शिप की लॉन्ड्री में पहुंच जाते हैं और वो वहां मौजूद एक हैंडल को चेक करने के लिए खोलते हैं। तभी उसे खोलते ही बहुत सा पानी वहां आने लगता है और उसी के साथ बहुत से लोगों की लाशें भी वहां आ जाती है, जिससे जैक और एप्स घबरा कर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस वक्त वहां की गेट किसी ने बंद कर दिया था, जिससे वो वहीं फंस जाते हैं। वहीं ग्रीर को उस रूम में एक जलती हुई सिगरेट मिलती है जिस पर लिपस्टिक लगी थी, जिस पर पहले तो उसे लगता है कि वो एप्स की होगी, लेकिन तभी उसके सामने लगी फ्रांसिस्को की फोटो दिखाई देती है और वो उसे मिसेस ग्रीर कहकर बुलाता है।
वहीं जैक और एप्स बड़ी मुश्किल से उस रूम से बाहर निकल कर भागते हैं। वो लोग बाकी लोगों को ढूंढ रहे होते हैं कि तभी एप्स को रेडियो से कोई आवाज बुलाती है। वहीं दूसरी तरफ जैक को एक रूम में एक बहुत ही पुरानी पर बहुत ही महंगी कार दिखती है। इसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी एप्स को वहाँ कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। पास जाने पर वो कुछ और नहीं बल्कि एक चूहा होता है, और असल में वहाँ सिर्फ चूहा ही नहीं था बल्कि वहाँ था सोना यानी कि गोल्ड, जो देखकर वो दोनों कैप्टन को बुलाने के लिए जाते हैं। अभी वो सभी लोग उस रूम में इकट्ठा हो जाते हैं और वहां उन्हें मिलता है 9 सोने के बॉक्सेस, जिससे वो सभी खुशी से पागल हो जाते हैं क्योंकि अब वो बहुत ही ज्यादा अमीर हो चुके हैं। लेकिन तभी ग्रीर अपने साथ हुआ इंसिडेंट शेयर करता है, उन्हें उस आवाजों के बारे में बताता है, लेकिन कोई उसकी बात सीरियसली नहीं लेता। उसके बाद वो सोचते हैं कि आखिर उन्हें अब क्या करना चाहिए, जिस पर पहले सब सोचते हैं शायद उन्हें बॉर्डर पेट्रोल को वहां पर बुलाना चाहिए, पर उन्हें इस बात का डर था कहीं पेट्रोल वाले आकर उनका सारा सोना न ले ले। इसी वजह से वो सोना लेकर वहां से जाने का फैसला करते हैं। वो सभी मिलकर सोने को बोट में लोड करने के लिए लेकर आते हैं और उस वक्त सैंटोस शिप के इंजन को ठीक कर रहा होता है और उसका काम बस हो ही गया था कि तभी अचानक गैस का सिलेंडर खुल जाता और गैस लीक होने लगती है। तभी अचानक एप्स को एक बार फिर से शिप की डेक पर कैटी दिखाई देती है। उस वक्त कैटी उसे वार्न करने की कोशिश कर रही थी कि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, पर इससे पहले कि एप्स कुछ समझ पाती, ग्रीर इंजन को शुरू कर देता है, जिससे उस शिप पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें सैंटोस की मौत हो जाती है। वो धमाका इतना बड़ा था कि उसमें आर्कटिक वॉरियर डूब जाती है और सभी लोग समुद्र में गिर जाते हैं। एप्स जोर जोर से सैंटोस को आवाज दे रही होती है, पर वो जिंदा नहीं बचता। वहीं ग्रीर को भी काफी चोट आती है जिसे कि एप्स बचा कर वापस लाती है। इस हादसे से सभी काफी डर चुके हैं। वो अब चीजों को सीरियसली लेना शुरू करते हैं। डॉज जैक पर काफी गुस्सा होने लगता है क्योंकि उसे उन लोगों को उस शिप के बारे में बताया था। हालांकि इसमें जैक की भी कोई गलती नहीं है, इस वजह से सभी डॉज को रोकते हैं। अब सैंटोस की मौत से कैप्टन मर्फी को लगता है कि ये सब उसकी गलती है, जिस पर एप्स उसे समझाती है इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वहीं एप्स वापस आकर सबसे कहती है कि अब उनके पास एक ही रास्ता है, वो शिप को ठीक करे और वापस लैंड पर लेकर जाए। पर यह सुनकर ग्रीर थोड़ा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसका कहना था वो शिप खतरे से खाली नहीं है और उसने पहले भी ये बात सभी से कही थी, इसीलिए उन्हें अब राफ्ट बनाकर वहां से निकल जाना चाहिए। वो गुस्से में एप्स को बुरा भला भी कहता है। इस वजह से ग्रीर और मंडर की आपस में लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद एप्स सभी को सुबह तक शांत रहने के लिए कहती है। वो डॉक्यूमेंटेशन में कैटी हार्डवुड के बारे में चेक करती है, जहाँ उसे पता चलता है कैटी अकेली नहीं उस शिप में ट्रैवल कर रही थी। जिसके बाद वो उसे ढूंढते हुए शिप में जाती है। जब उसे बुलाती है तो सभी दरवाजे खुल जाते हैं और एक रूम उसे बुलाता है। अब क्योंकि उसे सच जानना था, इसी वजह से वो उसके अंदर जाती है। वहां उसे कैटी की लाश मिलती है जो सीलिंग से टंगी हुई थी। वहीं डॉजर और मंडर आपस में कुछ पुराने खाने की कैन लेकर बैठे थे और उसे खाना शुरू करते हैं। ये सब उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी उन्हें रियलाइज होता है कि जो वो खा रहे हैं वो खाना नहीं बल्कि असल में कीड़े हैं। दूसरी तरफ ग्रीर जो कि अकेले बैठकर शराब पी रहा था, उसे अचानक चीजें दिखाई देने लगती है। उसकी आंखों के सामने देखते ही देखते पूरा रूम वापस से नया जैसा हो जाता है। उसके आसपास बहुत से लोग तालियां बजाने लगते हैं। उसी वक्त वहां फ्रांसिस्को आ जाती है और उसे अपनी तरफ खींचने लगती है। ग्रीर जानता था कि वो सच नहीं है, पर इसके बाद भी वो फ्रांसिस्को को किस करता है और उसके पीछे जाता है। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन को शिप के कैप्टन के रूम में बैठा हुआ उसके सामने कैप्टन का घोस्ट आकर बैठ जाता है और उसे पूछता है क्या वो जानता है कि सैंटोस की मौत कैसी हुई, जिससे कैप्टन काफी इरिटेट हो जाता है। वहीं एप्स को कैटी की बॉडी पर एक नेकलेस मिलता है जिसमें कैटी की मॉम और डैड की फोटो थी। तभी वहां कैटी का घोस्ट आता है जिसे देखकर एप्स बहुत घबरा जाती है। असल में एप्स की शक्ल कैटी की मॉम से काफी मिल रही होती है और यही वजह है कि कैटी उसे बात करना चाहती है, इसीलिए वो उसे अपनी कहानी बताना शुरू करती है कि उसके पेरेंट्स लंदन में रहते थे लेकिन एक दिन उनकी मौत हो चुकी है। वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी कैटी बताती है कि वो वहां फंसी हुई है और इतना कहती ही वो किसी से डर कर वहां से गायब हो जाती है। पर वो जाने से पहले एप्स को सावधान करती है कि वो यहाँ से चले जाएं। वहीं कैप्टन को शिप का कैप्टन कुछ फोटोग्राफ दिखाता है जिसमें वो लॉरीस नाम की एक शिप के बारे में बताता है। हालांकि कैप्टन को उस शिप के बारे में पहले से पता था, लेकिन उसे ये बात पता नहीं थी कि एमएस एंटोनियो ग्राजा ने लॉरेली से बचे एक पैसेंजर को रेस्क्यू किया था। और जब एंटोनियो का कैप्टन मर्फी को उस आदमी की फोटो दिखाता है तो कैप्टन हैरान रह जाता है और अपने क्रू को इस बारे में बताने जाता है, लेकिन तभी उसे सैंटोस की डेड बॉडी दिखाई देती है और इसी वक्त वहां पर एप्स भी आ जाती है। कैप्टन उसे भी सैंटोस समझकर उस पर जानलेवा हमला करता है। वो तो सही समय पर वहां जैक आकर उसे बचा लेता है।
वहीं दूसरी तरफ ग्रीर को फ्रांसिस्को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती जा रही है और उसे एलिवेटर से नीचे गिरा देती है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। इधर बाकी लोग साथ मिलकर ग्लास जार में बंद कर देते हैं। उसके बाद वो शिप को चलाने की कोशिश में लग जाती हैं, क्योंकि यही एक रास्ता बचा था। वो लोग शिप के अंदर के पानी को ट्यूब की मदद से धीरे धीरे बाहर निकालने लगते हैं, जिससे शिप ठीक होने लगता है। इस बीच एप्स ग्रीर को ढूंढने के लिए जाता है और इसमें कैटी उसकी मदद करती है। वो उसे उस जगह पहुंचा देती है जहां ग्रीर की लाश होती है और उसे देखकर एप्स को काफी अफसोस होता है, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकता। तभी कैटी उसे टच करती है और वो उसकी सोल को 1962 के उस वक्त में लेकर जाती है जब कैटी खुद जिंदा थी। यह एप्स देखती है सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर तभी शिप में रखे सोने की वजह से कुछ लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं। कोई किसी के खाने में जहर मिला देता है और कोई उन्हें गोलियों से मारने लगता है। इस तरह कुछ लोग शिप को लूटने के इरादे से सभी पैसेंजर को मार डालते हैं और आखिर में फ्रांसिस्को ही बचती है। वो उन लुटेरों को किसी आदमी के कहने पर मार देती है और जैसे ही सब मरते हैं वो आदमी फ्रांसिस्को को किस करके उसे भी मारकर उसके साथ में एक साइन बना देता है। और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि जैक ही होता है, जिसका मतलब था एप्स और उसके क्रू उसकी हालत का जिम्मेदार वही था। जिसका मतलब था कि एप्स और उसके क्रू की इस हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि जैक ही है। इन सब के बाद वो तुरंत मॉर्फी को चेक करने के लिए जाती है, लेकिन तब तक वो मर चुका था। वहीं दूसरी तरफ पानी के ट्यूब में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। इस वजह से मंडर उसे चेक करने के लिए जाता है, पर एक मशीन में उसकी बॉडी फट जाती है, जिससे उसकी भी वही मौत हो जाती है। इधर एप्स भागती हुई डॉज के पास जाती है और वो उसे कुछ बताती है। इससे पहले वहां जैक आ जाता है। इस वजह से वो डॉज को इशारे में जैक के साथ वहीं रहने के लिए कहती है और चली जाती है। पर कुछ ही देर में जैक वहां जाने की कोशिश करता है, लेकिन डॉज उसे जाने नहीं देती और जब वो नहीं मानता तो डॉज उसे शूट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एप्स पूरे शिप में बॉम्ब लगा देती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कहीं ना कहीं जैक उन लोगों से उस शिप को रिपेयर करवाना चाहता है ताकि वो इसी तरह लोगों को मारता रहे। अब वो ट्रिगर दबाने ही वाली होती है कि तभी वहां डॉज आ जाता है। वो एप्स को सोने ले जाने के लिए उकसाता है, पर इसे एप्स समझ जाती है कि वो डॉज नहीं है और ऐसा ही होता है। जैक अपनी असली रूप पे आ जाता है। वो एप्स को बताता है कि वो मौत का सौदागर है। उसे हेल में बैठे राजा को आत्माएं भेजनी होती है, इसीलिए जैसे ही उसकी बोट में लोग कंप्लीट होते हैं वो उन्हें हेल भेज देता है। वो एप्स से उसकी जान के बदले वो बोट मांगता है, लेकिन एप्स ऐसा नहीं करने वाली है। वो अपने दोस्तों को तो नहीं बचा पाई, लेकिन अब वो उसकी आत्मा को हेल में जाने नहीं देना चाहती और इस वजह से जैक से वो फाइट करती है और आखिर में उस बटन को दबाने में कामयाब भी हो जाती है। बटन दबाते ही शिप में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे एंटोनियो ग्राजा फाइनली समुद्र में डूबने लगता है। ब्लास्ट की वजह से जैक की बॉडी टुकड़े टुकड़े हो जाती है, पर एप्स को कैटी बचा लेती है और इस तरह उस बोट में मौजूद सभी आत्माएं फाइनली आजाद हो जाती हैं। इन सब के बाद एप्स काफी समय तक समुद्र में तैरती रहती है और कुछ दिनों बाद एक शिप उसे रेस्क्यू कर लेती है। जब वो एम्बुलेंस से हॉस्पिटल जा रही थी तो वो देखती है कि कुछ लोग 9 वुडन बॉक्सेस को एक शिप में लेकर जा रहे हैं और तभी उसे जैक दिखाई देता है, जो कि अभी भी जिंदा था, जिसका मतलब था कि वो अब भी आत्माओं को कलेक्ट करता रहेगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।